दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपमान की आग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। निधि वन नाम के एक वन में संध्या के समय। बचाओ! ओह, ये युवती तो बड़े संकट में है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। युवक इस उद्देश्य से जैसे ही उस युवती के पास पहुंचा, फुस आ ओह, अगले ही पल फुस आ। सर्प अत्यंत ही विषधर था, इसलिए युवती एवं युवक दोनों की ही तत्काल ही मृत्यु हो गई। उसी समय वहां प्रेत प्रेतनी का एक जोड़ा आ पहुंचा। अरे, यहाँ तो एक युवक और युवती मृत पड़े हुए हैं। दीपांकरी, इन दोनों शवों को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। तेरे मन में कैसा विचार आया है रे कलंदर प्रेत? जरा मैं भी तो सुनूं। सुन, हम दोनों वर्षों से इस प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इस निकृष्ट योनि से छुटकारा पाने के लिए क्यों ना हम दोनों इन शवों में प्रवेश कर मानव जीवन के सुखों को भोगें। जब तक जी चाहे तब तक भोगें। कह तो तू ठीक रहा है कलंदर प्रेत। मानव योनि उत्तम योनि है और इस योनि को पाने का ये बहुत अच्छा मौका है। तब शुभ काम में देरी कैसी दीपांकरी? चलो इन दोनों शवों में प्रवेश कर जाएं। चलो। अगले ही पल, आहा, मानव शरीर में प्रवेश होते हुए कितना अच्छा लग रहा है। प्रेत प्रेतनी के दोनों शवों में प्रवेश होते ही दीपांकरी, मानव योनि तो हमने पाली, अब ये कैसे पता चले कि हमने जिन शवों पर अपना कब्जा किया था वे शव किनके थे? तुमने ठीक कहा कलंदर, अगर हमें ये पता चल जाए तो बहुत अच्छा हो। तभी कुछ सैनिकों की टुकड़ी वहां आ पहुंची। युवक की ओर दृष्टि पड़ते ही एक सैनिक उससे बोला, श्यामवीर सिंह जी, आखेट करते हुए आप इधर निकल आए। हम कब से आपको वन में खोज रहे हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि मैंने जिस शव पर कब्जा किया था वो शव किसी श्यामवीर का था। किस सोच में डूबे खड़े हुए हैं श्यामवीर जी? इससे पहले कि रात का अंधेरा वन में फैले, हमें प्रशांत नगर लौट चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सैनिक। ये युवती कौन है श्यामवीर सिंह जी? ये एक बेसहारा एवं अनाथ है। इसका नाम दीपांकरी है। इस वन में ये कहाँ भटकेगी, इसलिए हम इसे अपने साथ प्रशांत नगर ले जाएंगे। ऐसा करके आप बहुत अच्छा करेंगे श्यामवीर सिंह जी। तब सैनिकों की टुकड़ी के साथ वे दोनों प्रशांत नगर की ओर चल दिए। देखा दीपांकरी, तकदीर भी हमारा साथ दे रही है। हमें कितनी जल्दी पता चल गया कि मृत युवक कौन था। अब हम श्यामवीर के घर जाकर आराम से मानव जीवन सुख भोगेंगे। कलंदर, तुम्हें तो उस मृत युवक का नाम मिल गया, लेकिन मेरा क्या होगा? मृत युवती के विषय में तो कुछ भी पता नहीं चल पाया। मृत युवती के विषय में कुछ पता लगे या ना लगे, तुम क्यों फिक्र करती हो दीपांकरी? अब मैं जहाँ रहूँगा तुम भी वहीं रहोगी। मुझे अब तुम्हारा ही तो सहारा है कलंदर। जब वे प्रशांत नगर पहुँचे तो श्यामवीर सिंह जी, प्रधानमंत्री उदयवीर सिंह जी आपके प्रति चिंतित हो रहे होंगे। वो क्यों सैनिक? अरे, आप इतना भी नहीं जानते श्यामवीर जी। आप उनके इकलौते पुत्र हैं। आपकी सुरक्षा के प्रति वे ना चिंतित होंगे तो और कौन चिंतित होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने जिस मृत युवक के व्यक्ति में प्रवेश किया है वो युवक प्रशांत नगर के प्रधानमंत्री का पुत्र था। जब वे प्रधानमंत्री उदयवीर के महल में पहुंचे, श्यामवीर, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि पुत्र, जब भी वन में आखेट करने जाया करो तब समय से ही वापस आ जाया करो। आज भी तुमने लौटने में देर कर दी। क्षमा कीजिए पिताजी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी प्रधानमंत्री उदयवीर की दृष्टि युवती पर पड़ी। तुम्हारे साथ ये युवती कौन है बेटा? पिताजी, ये दीपांकरी है। ये अनाथ वन में भटक रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। ओह, तो ये युवती बेसहारा है? हाँ पिताजी, लेकिन अब ये बेसहारा नहीं रहेगी। मैंने इससे विवाह करने का फैसला कर लिया है। विवाह? ये कैसे हो सकता है? क्यों?
एक बेसहारा को सहारा देने में आखिर बुराई ही क्या है पिताजी? मैंने ये कब कहा कि ऐसा करने में कोई बुराई है? पर यशोधरा के रहते ये विवाह कैसे हो सकता है? यशोधरा? हाँ, यशोधरा तुम्हारी पत्नी। ओह, तो श्यामवीर पहले से ही विवाहित है? बेटा, यशोधरा के साथ तुमने विवाह किया है, वो तुम्हारी पत्नी है। इसके साथ साथ वो तुम्हारे पुत्र की माँ भी है। दूसरा विवाह करके तुम अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र किशनवीर के साथ घोर अन्याय करोगे। ये तो बड़ी समस्या आ पड़ी। मैंने जिस युवक के शरीर में प्रवेश किया है वो पहले से ही विवाहित और एक पुत्र का पिता है। ऐसी परिस्थिति में मैं दीपांकरी से कैसे विवाह कर पाऊंगा? मुझे निडर होकर प्रधानमंत्री उदयवीर से दो टूक शब्दों में कह देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं हर हालत में दीपांकरी के साथ विवाह करूंगा। मन में ये निर्णय कर उसने उदयवीर से कहा, पिताजी, मैं दीपांकरी के साथ विवाह अवश्य करूंगा। ओह, तुम तो अपनी ही जिद पर अड़े हुए हो। इस घटना के अगले दिन दरबार की समाप्ति पर प्रशांत नगर के राजा मणिकवर्धन ने प्रधानमंत्री उदयवीर से कहा, क्या बात है प्रधानमंत्री जी, आज आप कुछ उदास से दिखाई दे रहे हैं। दरबार में भी आप कुछ खोए खोए से रहे थे। क्या बताऊं महाराज, मेरे बड़े बेटे श्यामवीर ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। पहले पत्नी के होते हुए वो दूसरा विवाह करना चाहता है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा पुत्र श्यामवीर तो बड़े अच्छे चरित्र वाला है, उसके दिमाग में दूसरे विवाह की बात आखिर आई कैसे? महाराज, कल वो आखेट खेलने वन में गया था। वहीं से दीपांकरी नाम की एक सुंदरी को वो अपने साथ ले आया है। दीपांकरी अनाथ एवं बेसहारा है। पता नहीं दीपांकरी ने मेरे सीलवान पुत्र पर कैसा जादू कर दिया है। अब श्यामवीर केवल उसी के गीत गा रहा है। ओह, तब तो तुम्हारा परेशान होना उचित ही है। प्रधानमंत्री जी, चलो हम चलकर तुम्हारे पुत्र को समझाते हैं। ओह, ये तो मेरे ऊपर आपकी काफ़ी कृपा होगी महाराज। क्या पता आपके समझाने का श्यामवीर पर कुछ असर हो और वो दीपांकरी के साथ विवाह करने का विचार त्याग दे। राजा मणिकवर्धन के साथ उदयवीर उसी समय अपने महल में पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, श्यामवीर उस सुंदरी दीपांकरी को यहाँ बुलवाइए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद जब दीपांकर के साथ श्यामवीर ने उस कक्ष में प्रवेश किया, ओह, इतनी सुंदर युवती, ऐसा लगता है जैसे इस सुंदरी को भगवान ने फुर्सत में बैठकर गढ़ा है। इस सुंदरी को तो हमारे रानी निवास में होना चाहिए। मन पर किसी तरह काबू पाकर उसने श्यामवीर से पूछा, श्यामवीर, तुम क्यों दीपांकरी से विवाह करना चाहते हो? महाराज, दीपांकरी अनाथ है, बेसहारा है। यदि मैं इससे विवाह कर इसे सहारा देने की सोच रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? देखो श्यामवीर, दीपांकरी इस समय प्रशांत नगर राज्य में है और हम प्रशांत नगर के राजा हैं। इसलिए किसी अनाथ एवं बेसहारा को सहारा देने का कर्तव्य तुम्हारा नहीं अपितु हमारा है। तुम नहीं, दीपांकरी से हम विवाह करेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है महाराज? दीपांकरी मेरी है, इस पर केवल मेरा हक है। आप दीपांकरी के साथ विवाह करेंगे महाराज? श्यामवीर, तुम भूल रहे हो कि तुम इस समय इस देश के राजा के सामने खड़े हो। हम एक बार जो कह देते हैं फिर उस पर अटल रहते हैं। दीपांकरी के साथ हम ही विवाह करेंगे। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे जुबान लड़ाओ, हम तुम्हें इस घृष्टता की कठोर सजा देंगे। पर इससे पहले कि दीपांकरी ने आगे बढ़कर मणिकवर्धन से कहा, महाराज शांत हो जाइए। मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आप श्यामवीर को किसी प्रकार की सजा ना दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो हम श्यामवीर को क्षमा किए देते हैं। महाराज, यदि आज्ञा दें तो मैं एकांत में श्यामवीर से कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। श्यामवीर के साथ तुम शहर से एकांत में वार्तालाप कर सकती हो। तब श्यामवीर के साथ दीपांकरी दूसरी कक्ष में पहुंची। दीपांकरी, तुमने ये क्या किया? मुझे छोड़कर तुम उस बूढ़े राजा के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। मूर्ख ना बनो कलंदर, मेरे हाथ राज सुख भोगने का सुनहरा मौका लग रहा है।
मैं उसे व्यर्थ ही क्यों गवा दूं? मणिकवर्धन बूढ़ा ही सही, पर वो इस देश का राजा है। उससे विवाह कर मैं प्रशांत नगरी की रानी कहलाऊंगी। तुम फिक्र ना करो, मणिकवर्धन से विवाह करने के पश्चात भी मैं प्रतिदिन तुमसे मिला करूंगी। वो कैसे? राजमहलों से निकल तुम प्रतिदिन मुझसे कैसे मिला करोगी? कलंदर, बहुत भोले हो तुम तो। अरे मैं प्रतिदिन अकेली राज्य से बाहर स्थित शिव मंदिर में शिव के दर्शन करने के बहाने जाया करूंगी और वहां निर्जन स्थान में प्रतिदिन तुमसे मिला करूंगी। ओह, तब मुझे तुम्हारे और मणिकवर्धन के विवाह पर कोई आपत्ति नहीं है। तब श्यामवीर प्रसन्न मन दीपांकरी के साथ उदयवीर एवं मणिकवर्धन के पास वापस लौटा। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं गलती पर था। दीपांकरी पर आपका ही अधिकार है। हमें खुशी है कि तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का आभास हो गया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम इसी समय हमारे साथ महल में चलोगी दीपांकरी। कल ही हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। मणिकवर्धन दीपांकरी को राजमहल के अतिथि गृह में ले आया। दीपांकरी, ये महल का अतिथि गृह है। आज तुम यहीं पर ठहरोगी। कल जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब हम तुम्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अपने महल में ले जाएंगे। मैं उस शुभ अवसर की व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी महाराज। अगले दिन खूब धूमधाम के साथ दीपांकरी के साथ राजा मणिकवर्धन ने विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात जब मणिकवर्धन ने दीपांकरी के साथ अपने कक्ष में प्रवेश किया, महारानी रत्ना, तुम इस समय यहाँ? हाँ महाराज, आपको विवाह की बधाई जो देनी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इस समय इस कक्ष में चली आई। महारानी, बधाई बधाई तो तुम कल भी हमें दे सकती थी। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, पर कल तक दीपनगर का दूत नहीं ठहरता। दीपनगर का दूत? क्या दीपनगर से कोई दूत आया है? हाँ महाराज, दीपनगर के राजा दीपसेन ने दूत के हाथों पूछवाया है कि दीपनगर की राजकुमारी सोनतारा और युवराज अजितवर्धन के विवाह की कौन सी तय की जाए। राजा दीपसेन को भी यही समय मिला था विवाह की तिथि निश्चित करने का। महाराज, दूत आया है तो उसे कुछ तो जवाब देना ही होगा। महारानी, उससे कह दो महाराज अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ 1 सप्ताह के लिए रंग महल में चले गए हैं, इसलिए उनसे मुलाकात तो असंभव है। महाराज, क्या दूत को इस प्रकार टालना ठीक रहेगा? महारानी, तुमसे जो कहा है केवल वही करो। वैसे भी राजकीय परंपरा के अनुसार इस वर्ष तो युवराज अजितवर्धन एवं राजकुमारी सोनतारा का विवाह होने से रहा। वो क्यों महाराज? क्योंकि राजकीय परंपरा के अनुसार राजकीय परिवार में 1 वर्ष में केवल एक ही विवाह हो सकता है। इस वर्ष चूंकि हम दीपांकरी से विवाह कर चुके हैं, इसलिए अब अगले वर्ष ही हमारे वंश में कोई दूसरा विवाह संपन्न हो सकता है। ओह, तो ये बात है महाराज। तब मैं यही कहूँगी कि बुढ़ापे में ये विवाह करके आपने ठीक नहीं किया है। मेरी तो बात छोड़िए, युवराज अजितवर्धन इस विवाह से बहुत बुरी तरह क्षुब्ध है। महारानी, जवान को लगाम दो। हम एक राजा हैं और कोई भी राजा किसी भी उम्र में विवाह कर सकता है। क्षमा करें महाराज, मैं आपके रंग में भंग डालने यहाँ व्यर्थ ही चली आई। ये कह महारानी रत्ना तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। तब मणिकवर्धन ने दीपांकरी से कहा, दीपांकरी, महारानी रत्ना की बातों का बुरा नहीं मानना। सौत आखिर सौत ही होती है। सौत या डाह के कारण ही वो इस प्रकार की जलीकटी बातें कर गई है। महारानी रत्ना एवं युवराज अजितवर्धन का मुझे कोई ना कोई उपाय करना ही होगा, वरना ये दोनों मुझे महल में चैन से नहीं रहने देंगे। इधर महारानी रत्ना अपने कक्ष में पहुंची और पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। तभी कक्ष में युवराज अजितवर्धन ने प्रवेश किया। ये क्या माँ, प्रशांत नगर की महारानी होते हुए आप एक साधारण स्त्री की तरह रो रही हैं? अजितवर्धन के समझाने पर वो किसी तरह चुप हुई। बेटा, तुम्हारे पिता ने बुढ़ापे में एक युवती से विवाह किया है। ऐसे बेमेल विवाहों का घातक परिणाम ही निकलता है। मैं ये सोचकर रो रही थी। माँ, पिताजी महाराज विवाह तो कर ही चुके हैं, अब क्या हो सकता है? इस विवाह का जो भी परिणाम निकले उसे भगवान पर छोड़ दो।
अजितवर्धन, तुम्हारे पिता तो अब दीपनगर के दूत से मिलेंगे नहीं। तुम इसी समय जाकर दीपनगर के दूत से मिलो और उससे जाकर कहो कि अब अगले वर्ष ही राजकुमारी सोनतारा के साथ तुम्हारा विवाह हो पाएगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दीपनगर के दूत से मिलता हूँ। अजितवर्धन ने दीपनगर के राजा के नाम उसी समय एक पत्र लिखा और इस पत्र को लेकर दीपनगर से आए दूत के पास पहुंचा। दूत, ये पत्र दीपनगर के राजा दीपसेन को जाकर दे देना। जो आज्ञा। दिन बीते। राजा मणिकवर्धन अब दीपांकरी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। रानी दीपांकरी, तुम्हारे रूप ने ना जाने कैसा जादू कर दिया है। जी चाहता है कि बस हरदम तुम्हें ही देखता रहूं। इधर प्रधानमंत्री उदयवीर महामंत्री रत्ना से कहता, महारानी जी, महाराज ने अब दरबार में आना भी छोड़ दिया है। मेरे समझाने का तो महाराज पर कोई असर होता नहीं है। आप ही उन्हें किसी प्रकार समझाइए। वो कब तक नई रानी के मोहपास में बंधे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, इस समय महाराज पर किसी की भी समझाने का कोई असर नहीं होगा, इसलिए उन्हें समझाना व्यर्थ है। आपसे विनती है कि आप महाराज की अनुपस्थिति में राजकाज को सुचारू रूप से चलाने में पूर्ण सहयोग दें। महारानी जी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उससे ज़्यादा राज्य हित के लिए करने को सदैव तैयार हूँ। हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी प्रधानमंत्री जी। उधर श्यामवीर की पत्नी यशोधरा श्यामवीर यानी कलंदर से कहती, स्वामी, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, आप इस प्रकार मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? दूर हटो मेरी नज़रों से। तुम्हारे कारण ही मैं दीपांकरी से विवाह ना कर सका। स्वामी, मेरा नहीं तो अपने पुत्र का ही ख्याल करो। आपने उससे भी नाता तोड़ दिया है। मेरा कोई पुत्र नहीं है। श्यामवीर के इस कठोर उत्तर को सुन यशोधरा आंसू बहाकर रह जाती। इधर दीपांकरी प्रतिदिन रथ में बैठकर अकेली राज्य के बाहर निर्जन स्थान में स्थित शिव मंदिर में जाती और मंदिर में पहुंचकर श्यामवीर कलंदर से मिलती। ओह दीपांकरी, जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बेचैनी को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कलंदर। एक दिन, ओह ये तो मेरी खोई हुई बेटी रेशमा है, ये यहाँ कैसे? वो सपेरा दौड़कर मंदिर में आया। रेशमा, मेरी बेटी। ये सुन श्यामवीर यानी कलंदर एवं दीपांकरी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना बेटी? मैं तुम्हारा पिता रामदीन हूँ रेशमा। देखो, मैं तुम्हारी बेटी रेशमा नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे पिता हो। मैं इस राज्य के राजा मणिकवर्धन की पत्नी रानी दीपांकरी हूँ। तुम रेशमा नहीं दीपांकरी हो, ये कैसे हो सकता है? ए सपेरे, मेरे ज़्यादा मुंह ना लग, वरना तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ओह, मेरी बेटी ही मुझे नहीं पहचान रही है। रामदीन श्यामवीर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा उठा। महाराज मणिकवर्धन, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। ये मेरी बेटी रेशमा ही है। ये मेरी बेटी होने से इनकार क्यों कर रही है? अरे हटो हटो, मैं राजा मणिकवर्धन नहीं हूँ, दूर हटो। तो फिर तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? ये सुन, लगता है मेरी बेटी रेशमा पथभ्रष्ट हो गई है। इसने कोई जुगत भिड़ाकर इस देश के राजा के साथ विवाह कर दिया है और उसकी आंखों में धूल झोंककर इस वीराने में अपनी इस प्रेमी से मिलती है। इस समय मेरा चुप रहना ही बेहतर है, वरना ये दोनों मुझे मार भी सकते हैं। ये सोचकर सपेरे रामदीन ने दीपांकरी से कहा, बेटी मुझे क्षमा कर देना, बूढ़ा हो गया हूँ ना, आंखें थोड़ा धोखा देने लगी है, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी समझ बैठा। ये कह रामदीन मंदिर से बाहर चला गया। तब दीपांकरी रथ में बैठकर महल की ओर चल दी। मेरा शक ठीक निकला। ये युवक लोगों की नज़रों से छिपकर रेशमा से इस मंदिर में मिलता है। श्यामवीर अपने घोड़े पर बैठ नगर की ओर चल दिया। मुझे इस देश के राजा से मिलकर इन दोनों के विषय में बताना चाहिए, अन्यथा ये दोनों ना जाने कब तक राजा की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। सपेरा रामदीन उसी समय नगर की ओर चल दिया। मैं कब से अपनी खोई हुई बेटी रेशमा को ढूंढ रहा था। आज वो मिली भी तो इस हालत में मुझे उसे बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब वो राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, मुझे महाराज से मिलना है। चल चल हट, महाराज तुझ जैसे से नहीं मिलेंगे।
पहरेदार भाइयों, मुझे इस तरह ना दुत्कारो। मैं महाराज को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ओह ऐसा, तब तो मैं अभी महाराज से इस विषय में बता कर आता हूँ। वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इधर दीपांकरी जब महल में पहुंची, रानी दीपांकरी, हो आई शिव मंदिर? हाँ महाराज, लेकिन वहाँ से लौटते समय अचानक ही मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है, इसलिए मैं कुछ देर विश्राम करना चाहती हूँ। ओह, तब तो हम अभी राजवैद्य को बुलवाते हैं। नहीं महाराज, राजवैद्य को बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एकांत में थोड़ी देर विश्राम करने पर ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। एकांत में? तो क्या हमें भी कक्ष से बाहर जाना होगा? क्षमा करें महाराज, मैं अपने मुंह से आपको कक्ष से बाहर जाने को कैसे कह सकती हूँ, पर यदि आप ऐसा कर सकें तो उचित रहेगा। ठीक है रानी दीपांकरी, तुम्हारी कुशलता के लिए मुझे कक्ष से बाहर जाने में कोई संकोच नहीं होगा। उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी महाराज। तब दीपांकरी को विश्राम करने का निर्देश दे राजा मणिकवर्धन उसके कक्ष से बाहर निकल गया। ओह, महाराज नई महारानी के कक्ष से बाहर निकल आए। नई रानी ने तो न जाने कैसे महाराज पर कैसा जादू कर दिया है। महाराज हर समय नई रानी के कक्ष में ही घुसे रहते हैं। तू ठीक कह रही है री। नई रानी के मुँह पास में बंद कर महाराज ने दरबार में भी जाना छोड़ रखा है। इधर कक्ष में सैया पर बैठी दीपांकरी सोच रही थी। आज शिव मंदिर में एक सपेरे ने मुझे और कलंदर को आपत्तिजनक मुद्रा में देख लिया है। यदि वो मणिकवर्धन को इस बारे में बता दे तो? मन में इस विचार के आते ही वो बुरी तरह परेशान हो उठी। उस सपेरे को जीवित छोड़कर मैंने ठीक नहीं किया। वैसे भी उस सपेरे की बातें रहस्यमयी लग रही थी। वो ना जाने क्यों मुझे अपनी बेटी रेशमा कह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जिस मृत युवती के शरीर में प्रवेश किया था वो उस सपेरे की मृत पुत्री रेशमा का ही शरीर हो? उधर पहरेदार ने आकर मणिकवर्धन से कहा, महाराज महल के बाहर एक सपेरा खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। सपेरा मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? महाराज वो कहता है कि उसके पास आपको बताने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ओह, तब उसे तुरंत ही हमारे पास लेकर आओ। कुछ ही देर बाद सपेरा रामदीन महल में मणिकवर्धन के सामने खड़ा हुआ था। कहो सपेरे, तुम्हारे पास हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है? महाराज पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी कोई रानी प्रतिदिन नगर से बाहर स्थित शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है? हाँ, हमारी नई रानी दीपांकरी प्रतिदिन उस शिव मंदिर में पूजा करने जाती है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? महाराज आपकी ये रानी वहाँ पूजा करने नहीं अपितु अपने प्रेमी से मिलने जाती है। क्या बक रहे हो सपेरे? क्या तुम्हें अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं है? महाराज यदि अपनी बेटी पथभ्रष्ट हो जाए तो फिर प्राणों का मुँह करके मैं क्या करूँगा? मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुनिए महाराज, आपकी रानी दीपांकरी मेरी पुत्री रेशमा है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? दीपांकरी तो प्रधानमंत्री के पुत्र श्यामवीर को असहाय अवस्था में वन में मिली थी। महाराज अब मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। कई माह पूर्व मेरी बेटी रेशमा वन में सांपों को पकड़ने जाती थी, तभी से वो वापस नहीं लौटी। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं खोजा। आज वो मुझे शिव मंदिर में मिली, वहीं मैंने उसके प्रेमी को भी देखा था। यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर दीपांकरी को मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं महाराज नहीं, ऐसा ना कीजिए। कल जब वो शिव मंदिर में अपने प्रेमी से मिलने जाए तो उसे रंगे हाथों पकड़कर उसे और उसके प्रेमी को मनचाही सजा दीजिएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो सपेरे। महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसी शिव मंदिर में जाकर ठहर जाऊंगा और कल मंदिर में ही आपसे पुनः मिलूंगा। सपेरा रामदीन तो महल से चला गया, पर मणिकवर्धन को उलझन में डाल गया। अगर सपेरे की बात सही हुई तो अगले दिन जब दीपांकरी का रथ शिव मंदिर की ओर चला, अब मुझे अपने रथ में बैठकर दीपांकरी के रथ का पीछा करना चाहिए। कुछ देर बाद ही दीपांकरी का कथित प्रेमी कौन हो सकता है? कुछ देर बाद जब शिव मंदिर आया तो दीपांकरी रथ से नीचे उतरकर मंदिर में चली गई। अब मुझे छिपकर मंदिर के अंदर का दृश्य देखना चाहिए।
मणिकवर्धन रथ से उतरकर जब मंदिर के समीप पहुंचा, आगे महाराज। हाँ सपेरे, तुमने हमें कल सूचना ऐसी सनसनीखेज दी थी कि हमें यहाँ आना ही था। महाराज, मैंने आपको झूठ नहीं बताया था। अंदर मंदिर में आपकी दीपांकरी और मेरी रेशमा अपने प्रेमी के साथ मौजूद है। अच्छा, आओ इस खिड़की में छिप कर देखते हैं। जब मणिकवर्धन ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, ओह, दीपांकरी के साथ तो प्रधानमंत्री उदयवीर का पुत्र श्यामवीर है। अंदर मंदिर में दीपांकरी श्यामवीर यानी कि कलंदर से कह रही थी, कलंदर, मेरा दिल ना जाने क्यों घबरा रहा है। कहीं कल वाले सपेरे ने महाराज को हमारे विषय में ना बता दिया हो। दीपांकरी, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा हो भी गया तो क्या हुआ? तब हम ये देह त्याग कर किसी दूसरी देह में प्रवेश कर लेंगे। उसी समय सपेरे के साथ मणिकवर्धन ने मंदिर में प्रवेश किया। इस पवित्र स्थान पर तुम पाप की लीला रचा रहे हो। ठहरो, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। तुम, मणिकवर्धन ने म्यान में से तलवार बाहर खींची। खचाक! कलंदर, अरे ये क्या? तलवार पेट में घुसने पर भी ये युवक तो मुस्कुरा रहा है। श्यामवीर चीखे चिल्लाए मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। श्यामवीर बिना चीखे चिल्लाए मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। ये देख मणिकवर्धन, तूने मेरे साथी को मारा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। दीपांकरी ने दौड़कर मणिकवर्धन की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। ये मेरी बेटी रेशमा है या कोई पिचासनी है? चप चप! ओह! मणिकवर्धन का खून पीने के पश्चात दीपांकरी सपेरे रामदीन की ओर लपकी। मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे मत मारो। अगले ही पल चप चप! बचाओ! सपेरा शीघ्र ही मर गया। दीपांकरी ने मणिकवर्धन एवं सपेरे रामदीन के शवों को पांव से ठोकर मारी। तुम दोनों के कारण ही मेरा प्रेत साथी कलंदर मेरा साथ छोड़ गया। उसने एक एक करके तीनों शवों को मंदिर के समीप वाली झाड़ी में डाला और अपने रथ में बैठकर महल को वापस लौट गई। कुछ ही देर बाद ही जब कुछ राहगीर उस झाड़ी के समीप से गुजरे, अरे ये क्या? महाराज मणिकवर्धन 2 व्यक्तियों के साथ मृत पड़े हुए हैं। ये राहगीर राजा मणिकवर्धन श्यामवीर एवं सपेरे रामदीन के शव को उठाकर महल में ले आया। पिताजी महाराज, ये आपको क्या हुआ? महाराज, आप हमें छोड़ गए। दीपांकरी ने भी मणिकवर्धन के शव पर गिरी घड़ियाली आंसू बहाए। स्वामी, मुझे किसके सहारे छोड़ गए आप? अजित वर्धन ने बड़े दुखी हृदय से मणिकवर्धन का दाह संस्कार किया। प्रधानमंत्री उदयवीर ने भी श्यामवीर के छोटे से पुत्र किशनवीर के द्वारा श्यामवीर की चिता को मुख अग्नि दिलवाई। महाराज एवं श्यामवीर की हत्या का रहस्य कुछ समझ नहीं आया। महाराज एवं श्यामवीर के शवों के साथ मिलने वाला तीसरा शव किसका था? लावारिस समझकर सपेरे रामदीन का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसी रात जब दीपांकरी अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी, दीपांकरी अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी। दीपांकरी ने तुरंत आंखें खोली। कलंदर, तुम? हाँ दीपांकरी, तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं गया। श्यामवीर को निष्प्राण देख मैं तभी समझ गई थी कि तुम श्यामवीर की देह त्याग कर वहाँ से चले गए थे। दीपांकरी, मैं तो पुनः प्रेत योनि में आ गया हूँ। अब तुम भी ये नारी देह त्याग पुनः प्रेत योनि में लौट आओ। नहीं कलंदर, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये राजसी सुख नसीब हुआ है। उसे त्याग कर मैं भला तुम्हारे साथ इधर उधर क्यों भटकूं? तुम वापस प्रेत लोक लौट जाओ कलंदर। दीपांकरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ कलंदर। मेरा तुम्हारा अब कोई जोर नहीं है। तुम प्रेत और मैं मानव योनि में हूँ। मैं महारानी रत्ना और युवराज अजित वर्धन को अपनी राह से हटाकर इस राज्य पर अपना अधिकार जमाने की सोच रही हूँ, और तुम मुझे वापस प्रेतलोक में ले जाना चाह रहे हो? कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो दीपांकरी। मनुष्य योनि में रहकर तुम्हारे स्वभाव में भी मनुष्य की धूर्तता शामिल हो गई है क्या?
कुछ भी समझ लो कलंदर, पर मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना किसी तांत्रिक से कहकर तुम्हें अच्छी तरह मजा चखा दूंगी। ओह, तुम मेरा इतना अपमान कर रही हो दीपांकरी। अब मैं खुद ही यहाँ से एक पल भी नहीं रुकूंगा। अगले ही पल साए कलंदर प्रेत वायुमंडल में विलीन हो गया। तब दीपांकरी दूध लेकर महारानी रत्ना के कक्ष में पहुंची। ये क्या दीदी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? दीपांकरी, महाराज की मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। दीदी, महाराज की मौत का दुख किसी नहीं है, पर यह तो संसार का नियम है। जो इस नश्वर संसार में आता है उसे वापस जाना ही होता है। दीपांकरी, तुम जो कह रही हो उसे मैं भी जानती हूँ, पर दिल को कैसे समझाऊं? लो दीदी, ये दूध पी लो। आप कुछ खाएंगी पिएंगी तभी मैं कुछ खाऊंगी, अन्यथा आप ही की तरह मैं भी भूखी मर जाऊंगी। ओह, ऐसा ना कहो दीपांकरी। महारानी रत्ना ने दीपांकरी से दूध का पात्र लिया और घुट घट बन गया काम। अब दीपांकरी युवराज अजित वर्धन के पास पहुंची। अजित वर्धन, मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, पर आखिर तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। बेटा, दुख छोड़ो और ये दूध पी लो। आज ये मुझ पर इतना प्यार क्यों उड़ेल रही है? अजित वर्धन ने कुछ नहीं कहा और उससे दूध का पात्र लेकर चुपचाप दूध पी लिया। घट घट। तब दीपांकरी प्रसन्न मन से अपने कक्ष में वापस लौटी। अब जब महारानी रत्ना एवं युवक राजा अजित वर्धन कल सुबह उठेंगे तो वे दोनों विषैले दूध के प्रभाव से पागल हो चुके होंगे। किसी को गुमान भी नहीं होगा कि ये सब मेरा किया धरा है। सुबह होने पर खी खी खी, ओह, लगता है महाराज के दुख में महारानी पागल हो गई है। उधर अजित वर्धन की भी यही हालत थी। धड़ाम ओह, युवराज पागल हो गए हैं। कुछ देर बाद ही, रानी दीपांकरी, हमें खेद है, महाराज की मृत्यु के साथ साथ आप पर यह दुख भी टूट पड़ा। राजगुरु, हमें अपनी चिंता नहीं अपितु राज्य की चिंता है। महाराज की मृत्यु के पश्चात हमें उम्मीद थी कि युवराज अजित वर्धन राज्य संभाल लेगा, पर आज वो उम्मीद भी टूट गई। अब राज्य का क्या होगा? रानी दीपांकरी, जब तुम ही राजवंश की आखिरी सदस्य बची हो, इसलिए अब तुम्हें ही ये राजपाट संभालना होगा। जैसा आपका आदेश राजगुरु। आहा, मैं यही तो चाहती थी राजगुरु, आखिर मेरा चाह पूरा हुआ। दीपांकरी प्रशांत नगर की कर्ता धर्ता बन बैठी। इधर एक रात जब दीपनगर की राजकुमारी सोनतारा अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी, कौन हो तुम? साए। राजकुमारी सोनतारा, वैसे तो मैं एक प्रेत हूँ, पर इस समय मैं तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तुम प्रेत हो? हाँ राजकुमारी, मेरा नाम कलंदर है। मेरी साथी दीपांकरी प्रेतनी ने मुझे धोखा दिया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कलंदर प्रेत? मैं समझी नहीं। दीपांकरी, प्रेत कौन है? उसने तुम्हें धोखा कैसे दिया? राजकुमारी जी, मैं तुम्हें विस्तार से सारी बातें बताता हूँ, सुनो। दीपांकरी प्रशांत नगर के देवगंत राजा मणिकवर्धन की पत्नी है। उसने ही महाराज मणिकवर्धन का वध किया था। क्या? हाँ राजकुमारी, उसने ही महारानी रत्ना एवं युवराज अजित वर्धन को पागल किया है। सारी बातें जानकर, ओह, तो वो सब प्रेतनी दीपांकरी का किया धरा है। हाँ राजकुमारी, दीपांकरी प्रेतनी ने घोर अपराध किया है। उसे जब उसके किए की सजा मिलेगी तभी मुझे चैन आ पाएगा। लेकिन दीपांकरी को सजा कौन देगा? तुम। राजकुमारी सोनतारा, तुम उसे सजा दोगी। मैं? लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ। तब कलंदर प्रेत ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल, राजकुमारी, लाल पात्र में प्रेत जल है। उस जल को यदि दीपांकरी पर छिड़क दिया जाए तो वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगी। पीले पात्र में पवित्र जल है। इस जल को जैसे ही तुम महारानी रत्ना एवं युवराज अजित वर्धन के ऊपर छिड़कोगी, वैसे ही उनका पागलपन तुरंत ही दूर हो जाएगा। ऐसा? तब तो ये दोनों जल बड़े ही अद्भुत हैं। राजकुमारी सोनतारा, तुम कल ही इन दोनों पात्रों को लेकर प्रशांत नगर चली जाओ।
ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तब कलंदर प्रेत अदृश्य हो गया। अगले दिन राजकुमारी सोनतारा ने अपने पिता राजा दीपसेन से कहा, पिताजी महाराज, मैं प्रशांत नगर जाना चाहती हूँ। प्रशांत नगर? लेकिन क्यों? पिताजी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं, प्रशांत नगर के युवराज अजित वर्धन से मेरी सगाई हो चुकी है। प्रशांत नगर के राजवंश पर इन दोनों दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, इसलिए वहां जाकर मुझे अपनी ओर से संवेदना प्रकट करनी चाहिए। ये तो तुम ठीक ही कह रही हो बेटी। तब उसी दिन राजकुमारी सोनतारा कलंदर प्रेत के दिए दोनों पात्र लेकर प्रशांत नगर की ओर रवाना हो गई। प्रशांत नगर पहुंचकर वो रानी दीपांकर से मिली। ओह, तो तुम्हारे साथ ही युवराज अजित वर्धन का विवाह तय हुआ था? हाँ रानी माँ, मैं ही वो अभागी हूँ, मैं युवराज को देखना चाहती हूँ। तब दीपांकरी सोनतारा को उस कक्ष में ले गई जिसमें महारानी रत्ना एवं युवराज अजित वर्धन कैद थे। वहां पहुंचते ही दीपांकरी प्रेतनी, तेरा खेल खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। क्या बक रही है सोनतारा? सोनतारा ने लाल पात्र में भरा प्रेत जल हाथ में लिया और ओह, मेरा शरीर जला जा रहा है। शीघ्र ही दीपांकरी जलकर राख हो गई। तभी वहां कलंदर प्रेत प्रकट हुआ। राजकुमारी सोनतारा, तुम्हारे द्वारा आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। कलंदर प्रेत, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, जब 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 तुम्हारे पास प्रेत जल था तब तुमने स्वयं दीपांकरी से प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? राजकुमारी, एक प्रेत दूसरे प्रेत पर प्रेत जल का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी मनुष्य के द्वारा ही इस प्रेत जल को किसी प्रेत पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ओह, अब मैं समझी। राजकुमारी, अब मैं जा रहा हूँ। अब तुम महारानी रत्ना एवं युवराज अजित वर्धन का पागलपन दूर करो। ये कहकर कलंदर प्रेत अदृश्य हो गया। तब सोनतारा ने पवित्र जल महारानी रत्ना एवं अजित वर्धन के ऊपर छिड़का। तत्काल ही पवित्र जल ने अपना प्रभाव दिखाया। महारानी रत्ना एवं युवराज अजित वर्धन दोनों हंसते हंसते चुप हो गए। राजकुमारी सोनतारा, तुम यहाँ? हाँ रानी माँ, मैं आपको और युवराज को प्रेतनी के जाल से मुक्ति दिलाने यहाँ आई थी। तब सोनतारा ने उन दोनों को दीपांकरी प्रेतनी के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सोनतारा की सारी बातें सुनकर, ओह, तो महाराज को भी दीपांकरी ने मारा था? हाँ युवराज। राजकुमारी, मैं तुम्हारा किस प्रकार आभार प्रकट करूं? अब तुम दीपनगर वापस लौट जाओ। मैं शीघ्र ही बारात लेकर तुम्हें बिहाने दीपनगर आऊँगा। जो आज्ञा युवराज। सोनतारा उसी दिन दीपनगर लौट गई। अजित वर्धन ने प्रशांत नगर का राजपाट संभाल लिया। उचित मुहूर्त पर सोनतारा और अजित वर्धन का विवाह संपन्न हुआ और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।